ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में हम इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। एक तो ऐसी प्रिपरेशन जो दोनों के लिए कॉमन है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की प्रिपरेशन है, यानी उन प्रिपरेशन से उन रिएक्शन से हम दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड जो आएगी वो आएगी ओनली एल्डिहाइड्स की, ओनली कीटोन्स की, ओनली एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, ओनली एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन, इस तरह से आएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैसे तो प्रिपरेशंस बहुत सारी हैं, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाने की प्रिपरेशन तो बहुत सारी है, बट अभी हम यहाँ जो प्रिपरेशन देखेंगे वो ओनली हमारी जो एनसीईआरटी सिलेबस की है, हम वही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हमारे जो 12th एनसीईआरटी सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं, जो प्रिपरेशन है, हम ओनली यहाँ पे वही वाली देखेंगे। होने में तो वैसे बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन की फर्स्ट कैटेगरी फॉर बोथ, दोनों के लिए, है ना, यानी अभी जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी, उसमें क्या उनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं, है ना। तो प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, प्रिपरेशंस, है ना, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में, है ना, अपन ले रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी प्रिपरेशन फॉर बोथ, दोनों की प्रिपरेशन। ठीक है, 3 कैटेगरी करेंगे, प्रिपरेशन फॉर बोथ, और फिर 2 करेंगे ओनली वाली, ओनली एल्डिहाइड्स की, ओनली कीटोन्स की। ठीक है, तो अब आ रही है प्रिपरेशंस फर्स्ट कैटेगरी, है ना, प्रिपरेशंस फॉर बोथ, दोनों के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की ही प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, अब इसे फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। कौन सी? फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन्स बाई ओजोनोलाइसिस। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन्स बाई ओजोनोलाइसिस, फ्रॉम एल्कीन्स बाई ओजोनोलाइसिस। ठीक है, एल्कीन से ओजोनोलाइसिस कराएंगे। वैसे ये रिएक्शन 11th क्लास में भी हमने पढ़ी हुई है। 11th क्लास में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें एल्कीन वाले टॉपिक में हमने ओजोनोलाइसिस को पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं ओजोनोलाइसिस क्या है। पहले टर्म का मीनिंग समझते हैं, ओजोनोलाइसिस का मीनिंग समझते हैं। क्या है मीनिंग ओजोनोलाइसिस? ओजोनोलाइसिस एक्चुअल में 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। क्या? एक तो क्या है ना, ओजोनाइजेशन, है ना, इधर लिख लेते हैं अपन, 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस, ओजोनाइजेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस, ओजोनाइजेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस आ गया। ओजोनाइजेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस इक्वल्स टू ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है? ओजोनाइजेशन 2, मतलब कि इस ओजोनोलाइसिस में 2 चीजें होंगी। ठीक है, 2 चीजें होंगी। फर्स्ट ओजोनाइजेशन यानी कि एडिशन ऑफ किसका? एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब O3, एडिशन ऑफ ओजोन O3, और हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन बाई वाटर, डिकम्पोजिशन बाई वाटर, यानी कि वाटर से ब्रेक कर देना। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाई वाटर, वाटर से तोड़ना। आ रही है बात समझ में? तो एक काम तो करना है एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन मतलब, ओजोनाइजेशन का मतलब तो ये हो गया कि एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन को जुड़ना, और फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन बाई वाटर, उसके बाद फिर हम उसको वाटर से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। आ गया? ये दोनों प्रोसेस मिला के क्या बन जाता है? ओजोनोलाइसिस। तो ये ओजोनोलाइसिस का मीनिंग बना, ओजोनोलाइसिस, ये इसका मीनिंग बन जाता है। आ गया? अब देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी, आइए देखते हैं कैसे। ये लिए हमने एल्कीन, ठीक है, ये लिए हमने एल्कीन CC डबल बॉन्ड, ठीक है, CC डबल बॉन्ड, ठीक है, CC डबल बॉन्ड लिया, एल्कीन ली। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ओजोन से, यानी कि फर्स्ट स्टेप यानी ओजोनाइजेशन करा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओजोनाइजेशन। इस स्टेप में होगा ओजोनाइजेशन, ओजोन का एडिशन, ओजोनाइजेशन, ये ओजोनाइजेशन होगा। ठीक है, ओजोनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है ओजोनाइजेशन में? ध्यान रखें क्या करना है, जो CC डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 4 वैलेंसी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है
कि एक बॉन्ड की ब्रेकिंग से 2 वैलेंसी बनती है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 वैलेंसी बन जाती है, तो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 4 वैलेंसी बन जाएगी। मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हमारा, ठीक है, CC का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो कितनी वैलेंसी फ्री हो गई है, ये और ये, इस तरह से ये वैलेंसीज फ्री हो गई है, ये वाली वैलेंसीज फ्री वैलेंसीज हैं, ठीक है। अब ओजोन की जो 3 ऑक्सीजन है, ओजोन की 3 ऑक्सीजन है, कैसे कैसे आके कंबाइन होगी, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आके कंबाइन होगी, ठीक है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ लगेगी, और जो 2 ऑक्सीजन है वो इस तरह से इन दोनों के बीच में O और O, वो यहाँ आके ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से अगर बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, इधर बना के दिखाता हूँ, देखना। C, ये डबल बॉन्ड वाला C, ये वाला या ये वाला, फिर ये O, फिर इधर ये सेकंड C हो गया, ये O, और फिर यहाँ O, यहाँ O, और ये लो, ये थोड़ा सा अपन इसको अरेंज करके लिख दिया है, आ गया। चीज़ यही है, इसी को थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है, आ गया। और ये जो बना है, जो हट जैसी शेप का है, इसको बोला जा रहा है क्या, ओजोनाइड। क्या है ये, ओजोनाइड। ये जो बीच में बना हुआ है ओजोनाइड। तो अब ये फर्स्ट स्टेप इसकी हो गई है ओजोनाइजेशन। ओजोनाइजेशन यहाँ पे पूरा हो गया। अब करवाना है सेकंड काम, हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हाइड्रोलाइसिस क्या करना है, किससे करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HOH की रिएक्शन, मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे जिंक की प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में कराएंगे। कैसे होगा यह हाइड्रोलाइसिस, कैसे होगा, जो ये ओजोनाइड है वो वाई शेप में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक करना उसको, वाई शेप में इसको ब्रेक करना है, ये वाई शेप में इसको ब्रेक करेंगे, ये लो वाई शेप में इसको ब्रेक किया। और अब जैसे ही वाई शेप में ब्रेक किया तो ये जो एक ऑक्सीजन है, ये जो ये वाली ऑक्सीजन ओजोनाइड की, ये तो जाएगी किसके साथ, जिंक के साथ, तो ZnO बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुए, इधर का ये हाफ बॉन्ड और इधर का ये हाफ बॉन्ड, ये मिलके बना लेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, आ गया। ये मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से इधर का हाफ बॉन्ड और ये वाला हाफ बॉन्ड, ये मिलके बना लेंगे यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये भी बन गया CO, कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड, ये भी बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चली जाएगी। तो अब कैसे लिख देंगे इसको, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा कि दो तो बन गए हमारे क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, दो तो कार्बोनिल कंपाउंड बन गए ना, दो तो CO है ना, ये भी CO और ये भी CO, दो तो बन ही गए, आ गया। और अब बाकी बाई प्रोडक्ट में क्या है, बाई प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो ZnO प्लस क्या, वाटर। ये वाटर हमको लास्ट में वापस मिल जाता है, एक बार रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, एंड ऑफ द रिएक्शन पे वापस मिल जाता है। आ गई बात समझ में। तो अब ये वाली स्टेप कौन सी है, ये हाइड्रोलाइसिस है। ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ये फर्स्ट स्टेप ओजोनाइजेशन, सेकंड स्टेप वाटर से इसको ब्रेक किया, ओजोनाइड को ब्रेक किया, ये हाइड्रोलाइसिस। और पूरी इक्वेशन को मिला के, पूरे प्रोसेस को मिला के बोलेंगे ओजोनोलाइसिस। आ गया समझ में। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस से कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इस पे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मान लीजिए एल्कीन्स की हम बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है ना, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन जो फर्स्ट एल्कीन है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, इथीन है। दोनों का 2 कार्बन की एल्कीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन। तो अपन इसको क्या बना लेते हैं, इथीन बना लेते हैं। आओ देखो इसको इथीन बना लेते हैं। लो क्या किया हमने, यहाँ H H H H ये लगा लिया, हो गई इथीन। अब ये इथीन हो चुकी है, ये इथीन बन गई, ठीक है। अब यहाँ भी, अब सब जगह क्या करते रहना हमको, इन फ्री वैलेंसीज पे हमने फ्री वैलेंसी पे H लगाया, तो आगे भी बस उन पे क्या करते जाएंगे, H लगाते जाएंगे, H लगाते जाएंगे। तो यहाँ भी क्या हो गया, H और H। अब ये क्या बन गए, HCHO है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो आप लिख सकते हो कि 2HCHO बन गया है। 2HCHO क्या होता है, 2HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। 2HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। मैं इसको नीचे की तरफ लिख देता हूँ और करके, और 2HCHO ये बन गए मिथेनल। क्या बन गए, मिथेनल के 2 मॉलिक्यूल बन गए। आ गया मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो इथीन से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये हमने एक एग्जांपल लिया इथीन को लेते हुए। अब अगर अपन और आगे एग्जांपल ले लें, एक प्रोपीन का एग्जांपल देखें अगर, है ना। लो अब मैं नीचे बना देता हूँ, ये लो CH3
C डबल बॉन्ड C, ये देखो अब ये हो गई क्या, प्रोपीन, प्रोपीन हो गई ये प्रोपीन है, ठीक है। और वही ओजोनाइजेशन पहले करवाया हमने, ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन, ठीक है। अब ओजोनाइजेशन में बनेगा पहले बीच में ओजोनाइड, कैसे बनाएंगे, वही CH3 C, ये O, फिर ये C, और फिर नीचे यहाँ O, और इधर से भी O आ गया, बन गया इस तरह से ये ओजोनाइड, ये इसका बना हुआ ओजोनाइड, ठीक है। और अब इसकी वाई शेप में इसकी क्या हो जाएगी, वाई शेप में इसकी ब्रेकिंग, ये वाई शेप में इसकी ब्रेकिंग हो गई है, ठीक है। और ब्रेकिंग होगी कब, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर। ये हमने करवाया क्या, हाइड्रोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने, ठीक है। तो जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला ही जाएगा। अब देखो ये क्या बन चुका है, CH3CHO, क्या बन गया ये CH3CHO, ऐसे ये क्या बन गया HCHO। अब यहाँ पे दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आ रहे हैं, एक आ रहा है क्या CH3CHO यानी कि एसिटैल्डिहाइड, और एक आ रहा है क्या HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। आ गया CH3CHO HCHO, यानी कि अगर IPC नेमिंग करें तो एक तो बन गया इथेनल, एक बन गया इथेनल, और एक बना है क्या मिथेनल, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो ZNO और H2O बाई प्रोडक्ट्स है ही। आ गया समझ में, ये हमने प्रोपीन का एग्जाम्पल लेके किया, बात समझ में आ गई, ये प्रोपीन का एग्जाम्पल लेके किया। इसी तरह से हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, सब में बस ऐसे ही करना है। आ गया समझ में, मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, आओ देखो। अब अगर हम क्या ले लें, अब हम ले लें ब्यूटटूइन, क्या ले लेते हैं ब्यूटटूइन, तो मैं यहाँ इसी को ब्यूटटूइन बनाता हूँ, है ना, इसी में कर लेते हैं अपन ब्यूटटूइन, ये लो। अगर मुझे इसको ब्यूटटूइन बनाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, इधर भी CH3 और इसको भी क्या बना देना होगा, इसको भी CH3। अब ये हो गया क्या ब्यूटटूइन, हो गया ब्यूटटूइन, ये ब्यूटटूइन बन गई। अब ब्यूटटूइन है तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको भी क्या बना दो CH3, इसको भी क्या बना देंगे CH3, ठीक है। तब आप देख सकते हो क्या बन गए CH3CHO, इधर से क्या बन गया CH3CHO, इधर से भी क्या बन गया CH3CHO, तो दोनों ही तरफ से CH3CHO हो गया। तो अब हमको 2 मॉलिक्यूल किसके मिल गए, 2 मॉलिक्यूल मिल चुके हैं हमको CH3, ये देखो इसको CH3CHO बना दिया, आप यहाँ भी कर सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, है ना, और 2 CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल हमको CH3CHO यानी कि इथेनल के मिल गए। आ गया, ये ब्यूटटूइन का एग्जाम्पल बनाया, है ना। तो कुछ भी हो, सब में काम एक जैसे ही है, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस तरह का ओजोनाइड बनाना है, उस ओजोनाइड को वाई शेप में ब्रेक करके और फिर एल्डिहाइड बना देना है, मतलब जो भी कार्बनिक कंपाउंड बनेगा वो बना देना है। आ गई बातें समझ में, बात समझ में आ रही है ये वाली, ठीक है। आओ देखो और देखते हैं और करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम आगे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें ये ओजोनाइड वाला जो पार्ट है ये हम स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, मतलब कि दोनों प्रोसेस ओजोनाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस एक साथ दिखाएंगे एक ही स्टेप में। कैसे, आओ देखो देखते हैं। ये लो देखो कैसे, जैसे मैंने अब एल्कीन ले ली है, मान लीजिए ये वाली CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये एल्कीन है, 2 मिथाइल ब्यूटटूइन, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग करें तो 2 मिथाइल ब्यूटटूइन इसका नेम हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब अगर हम इसका ओजोनलाइसिस डायरेक्ट दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाना है, एरो पे फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे O3, सेकेंड नंबर डाल के हाइड्रोलाइसिस भी यही शो कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड नंबर डाल के हाइड्रोलाइसिस Zn की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ओजोन और हाइड्रोलाइसिस Zn की प्रेजेंस में क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझो, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जो सीधा डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो और दोनों कार्बन पे, जो भी दोनों कार्बन है
डबल बॉन्डेड कार्बन, उनके साथ ऑक्सीजन अटैच कर देना है। उनके साथ क्या ऐड करके लिख देना है, ऑक्सीजन ऐड करके लिख देना है। यानी डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाएंगे, ओ कर देंगे, डबल बॉन्ड को हटाएंगे, ओ कर देंगे, डबल बॉन्ड को हटाया, ओ लगा देना है। ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो मैं एक बार तो यहाँ लिख देता हूँ, ये डबल बॉन्ड हटाया तो ओ यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड हटाया, ओ यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, CH3COCH3, और ये क्या बन गया, CH3CHO। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो अब देखो प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट तो हो गया हमारा CH3COCH3, ये वाला CH3COCH3 है ना, सीधा करके लिख दिया CH3COCH3। और ये वाला क्या हो गया, CH3CHO, CH3CHO। हमको पता है ये तो एसीटोन है ही, ये तो क्या है, एसीटोन। ठीक है, ये तो है एसीटोन, और ये एसिटैल्डिहाइड या इथेनल भी हम इसको बोल सकते हैं, एसिटैल्डिहाइड या इथेनल। आ गया। तो इस तरह से हमने देखा डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, डबल बॉन्ड को काटो और ओ लगा दो। डबल बॉन्ड काटना है आपको, डबल बॉन्ड को यहाँ से कट करना है और ऑक्सीजन लगा देना है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड करके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट अपनी जगह पे है ही है, कौन से, वही ZnO प्लस क्या, H2। आ गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो ही गया, ये लो। अगर मान लीजिए एल्कीन आपकी साइक्लिक है, साइक्लो एल्कीन है, मान लो ये साइक्लो एल्कीन है और अब इसका ओजोनलाइसिस करवाया जा रहा है, साइक्लो एल्कीन और ओजोनलाइसिस। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देनी है। क्या अटैच कर देंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, देखना। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, कर दिया, और दोनों पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। आ गया। इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे। और अब क्या बन गया, अगर इस तरह से हम शो करें बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो ये कुछ ऐसा बन गया। आ गया, ये बॉन्ड पीछे से ब्रेक हो गया और दोनों साइडों पे एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगी। तो ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड की अगर फॉर्मूला लिखें अपन ढंग से तो क्या हो गया, देखो ये कौन सा ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड। ये भी कैसा ग्रुप है, CHO है ना, टर्मिनल पे है ना, ये कीटोन नहीं है, कीटोन ग्रुप नहीं है, ये CHO ही है, एंड्स पे, किनारों पे, इसलिए। तो क्या हो गया, CHO को लिख लेते हैं कैसे, है ना, CHO को इस तरह से लिखेंगे OHC की फॉर्म में, ताकि बॉन्डिंग समझ में आ जाए कि बॉन्डिंग यानी कि कनेक्टिविटी समझ में आए आपको कि C के साथ C की बॉन्डिंग है। आप इसको अगर CHO ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, इससे गलत समझ में आएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, है ना। तो OHC CH2 और फिर CHO आ गया समझ में। ये अब अगर इसके IUPAC नेमिंग की बात करें, इसकी नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 3 की चेन हो जाएगी, 3 की तो चेन हो जाएगी। प्रोपेन की है चेन, जिसके 1 पे और 3 पे, 1 और 3 पे क्या है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप यानी डाई अल। CHO का सफिक्स क्या है, अल है। ठीक है, डाई अल। तो प्रोपेन 1,3 डाई अल, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट है ही फिर अपनी जगह पे ZnO प्लस H2O। आ गया। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। और एग्जाम्पल देख लो, 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन इसके ऊपर। आ रही है इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ तो ये लो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो ये जो हमको एल्कीन गिवन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में ये एल का डाईईन है, ये डाईईन दे दिए हमको, 2 डबल बॉन्ड है। तो अब हमको यहाँ पे ओजोन के कितने मोल्स लेने होंगे, ओजोन के भी हमको लेने होंगे 2 मोल्स। कितने मोल्स, 2 मोल्स लिख सकते हो, या एक्सेस में भी लिख सकते हो, या तो आप 2 मोल्स मेंशन कर दो, या फिर मोल्स मेंशन नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ओजोन इन एक्सेस। ठीक है, अब ये हो गया। और अब Zn और HOH, मतलब HOH के साथ जिंक। आ गया समझ में। अब क्या करना है, अब क्योंकि ओजोन के 2 मोल्स हैं तो अब हमको पता है कि एक ओजोन का मोल
एक मॉलिक्यूल या एक मोल बोल दो, वो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो 2 मोल्स है तो दोनों डबल बॉन्ड को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अब वही जो अपन ने ट्रिक बनाई है क्या, कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और क्या लगा देने, ऑक्सीजन उनमें ऐड कर देना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या ऐड कर देंगे हम, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये लो, यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड कर दिए, यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड कर दिए, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इन सब पोजीशन मतलब जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन थे, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उन कार्बन्स की जो बाकी जो वैलेंसीज हैं वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाई करके दिखानी है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या बन जाएंगे, देखो अगर आप देखें तो एक चीज़ तो ये बन गई है CH3COCH3 यानी एसीटोन, ठीक है। एक अगर इधर से देखो तो ये बन गया CH3CHO एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और एक ये बीच में जो बन रहा है CHO है ना, एक बीच में CHO बन रहा है जिसको कि हम ग्लाइऑक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में वहां लिख रहा हूं, देखना, देखो क्या फर्स्ट बना CH3COCH3 यानी एसीटोन, फर्स्ट बना है क्या, एसीटोन। आगे बात समझ में। सेकंड जो बन रहा है, बीच में जो बन रहा है CHO जिसको अपन इस तरह से लिख लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, CHO और इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सेल, ये ग्लाइऑक्सेल है, ठीक है। और एक बन गया लास्ट में CH3CHO, क्या बन गया, CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड। ये इसके प्रोडक्ट है, ये इसके क्या है, प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड। और बाकी बाई प्रोडक्ट फिर वो है ZNO एंड वाटर, बाई प्रोडक्ट्स में तो फिर ZNO और वाटर है ही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने कि कैसे अपन ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं, ठीक है। और देखो एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं, आ रही है बात समझ में। देखो है ना, लो एग्जांपल है बेंजीन का। अब बेंजीन में वैसे हम बोलते हैं कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं, बेंजीन में एरोमेटिक है, रेजोनेंस है, और उसकी वजह से फिर जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ओजोन हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये क्या कर देगा, इसके बेंजीन के पाई बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन करवा देगा, ठीक है। तो अब बेंजीन का भी ओजोनोलाइसिस होगा, और कैसे होगा देखो, वही ये फर्स्ट ओजोन, सेकंड Zn प्लस क्या HOH है ना, हाइड्रोलाइसिस कराने जिंक HOH के साथ। तो अब देखो क्या है, अब ओजोन को हमको लेना होगा क्या, एक्सेस में। ओजोन क्या ले रहे हैं हम, एक्सेस में लिख सकते हैं, एक्सेस लिख दो, ठीक है। या तो एक्सेस लिख दो, या फिर जितने पाई बॉन्ड हैं उतने मोल्स मेंशन कर दो, कि जैसे 3 पाई बॉन्ड है तो 3 मोल्स मेंशन कर दो, ठीक है। कि हमको पता है कि हर एक डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल ओजोन चाहिए, तो 3 डबल बॉन्ड है इसलिए 3 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो करना क्या है, करना वही है जो अब तक किया है ना, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जो भी डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है सब पे ऑक्सीजन लगा देनी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर लिख के थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूँ कि जैसे बेंजीन कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से बेंजीन है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब करना क्या है हमको, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन ऐड करनी है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। डबल बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए, और डबल बॉन्ड ब्रेक कर करके क्या लगाना है, O, ये O ऐड किया, यहाँ भी 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 O और यहाँ भी O, ठीक है। अब आप देखो चीज़ें क्या बनी है, अगर आप देखो तो ये तो बॉन्ड ब्रीच से ब्रेक हो गया। अब ये चीज़ क्या हो गई, ये बन गई एक चीज़, क्या बोलेंगे, CHO, यहाँ से देखो ये बन गई दूसरी चीज़, ये भी क्या है, CHO। अगर आप इसको देखो तो ये भी क्या बन गया है, CHO। तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, CHO के। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, बेंजीन के ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या है, 3CHO यानी कि ग्लाइऑक्सेल। आ गया, ग्लाइऑक्सेल है, और बाकी बाई प्रोडक्ट में वो है ZNO प्लस
H2O। ठीक है, तो समझ में आया बेंजीन का किस तरह से ओजोन लाइसिस हुआ। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ओ लगा देना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ब्रेक करो ओ लगाओ। ठीक है, वही ट्रिक काम में लेनी है हमको हमेशा। आ गया, आओ देखो देखते हैं एक दो एग्जांपल और, है ना। लो अब अगर मान लीजिए हमको ये दे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इसका ओजोन लाइसिस करवाना है। तो वही बात क्या, ओजोन फर्स्ट ओजोन के कितने मोल्स लेने होंगे। अगर हम दोनों डबल बॉन्ड पे एडिशन करवा रहे हैं तो एक्सेस में ले लें या फिर क्या 2 मोल्स और फिर हाइड्रोलाइसिस, है ना, HOH के साथ जिंक, हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ जिंक। अब करना क्या है, वही है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो। अब डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगानी है। ठीक है, तो पहले हमने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन लगाई, इसके भी ऑक्सीजन लगाई। ये इस कार्बन पे जो ये ऑक्सीजन है वो इधर वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आई हुई है। अब लेकिन इसके इधर भी डबल बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन इधर की भी आएगी और इधर की नहीं आया समझ में। ये ब्रेक हुआ 2 ऑक्सीजन यहाँ आई, ये ब्रेक हुआ 2 ऑक्सीजन यहाँ आई, तो इस सेम कार्बन पे अब 2 ऑक्सीजन हो गई है। तो अब हमको चीज़ें समझ में आ गई क्या क्या बन गया। देखो ये तो क्या बन गया HCHO, CH2O है ना फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ये क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। और ये बीच में ये क्या बनेगा, ये बनेगा CO2। क्या बनेगा CO2। ठीक है, तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट हो गए इसके, 2 HCHO सॉरी 2 क्या 1 तो मिला क्या HCHO, एक मिला है हमको क्या साइड वाला लिख रहे हैं पहले CH3CHO, एक मिला है हमको CH3CHO और एक हमको बीच में से मिला है क्या CO2। बीच में से क्या मिला हमको CO2 और साथ में बाई प्रोडक्ट ZNO और क्या वाटर आ गया। तो ये था इसका ओजोन लाइसिस। ठीक है, ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं। देखो क्या ये लिया अपन ने, इस तरह के एक साइक्लिक डाइईन ले लिए और अब इसका कराया ओजोन लाइसिस। तो फर्स्ट O3, अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ओजोन के मोल्स ले लेते अपन कितने 2 मोल्स हमने ओजोन ले लिए। ठीक है, और फिर बात वही है क्या करना है, वही हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ जिंक। ठीक है, अब क्या करना है डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगा देने ऑक्सीजन लगा देने। तो ये लो एक ऑक्सीजन ऊपर लगाया है ना, ये लो ये लगाया, ये और ये आ गई बात समझ में। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे देखो किस तरह से, कुछ इस तरह का बन जाएगा है ना। ये लो आ गया। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिल जाएंगे इसके। अब ये क्या है, अगर इसकी स्ट्रक्चर मतलब कंपाउंड को लिखें फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, ये CHO है वही CHO OHC के फॉर्म में लिख देंगे OHC CH2CHO पहले भी बनाया था अपन ने ये है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और बाई प्रोडक्ट वही ZNO प्लस H2O, ZNO प्लस H2O। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए ओजोन लाइसिस के। ठीक है, एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, बस सब में काम एक ही करना है, सब में एक जैसे काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है कि डबल बॉन्ड को काटना है, डबल बॉन्ड कट करके और O लगाने, डबल बॉन्ड काटेंगे, दोनों CC डबल बॉन्ड को अलग करना है और दोनों C जो है कार्बन उन पे ऑक्सीजन ऐड कर देना है। डबल बॉन्ड कट करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है, डबल बॉन्ड को कट करें, ऑक्सीजन ऐड करें। आ गया समझ में। तो ये ओजोन लाइसिस के एग्जाम्पल थे। आगे बात है, अब देखो ओजोन लाइसिस तो हमने समझ लिया, अब हमको समझनी है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या रोल ऑफ जिंक। क्या समझना है अपन को, रोल ऑफ जिंक इन ओजोनोलाइसिस। ठीक है, आइए देखते हैं रोल ऑफ जिंक इन ओजोनोलाइसिस। ये तो आगे समझ में सब। ठीक है, आइए तो रोल ऑफ जिंक इन ओजोनोलाइसिस, रोल ऑफ Zn इन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में Zn का रोल। ठीक है, आओ देखो रोल ऑफ Zn, रोल ऑफ Zn इन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में जिंक का रोल अपन को समझना है, रोल ऑफ Zn इन ओजोनोलाइसिस। ठीक है, क्या
एक ओजोनाइसिस करवाते हैं अपन, एक जनरल ऐसी कोई एल्कीन ले लेते हैं और फिर करवाते हैं। देखो ये लिया हमने जनरल कोई एल्कीन और उसका करवाया अपन ने ओजोनाइसिस, ठीक है। तो फर्स्ट होगा क्या, फर्स्ट ओजोनाइजेशन, पहले तो होगा ओजोनाइजेशन, वैसे ही क्या बनेगा ओजोनाइड, ओजोनाइड बनेगा बीच में पहले, ये बना बीच में पहले क्या ओजोनाइड, ठीक है। ये तो बन रहा है ओजोनाइड, आ गया, ये बन चुका है क्या ओजोनाइड, आ गया। अब ये तो ओजोनाइजेशन हो गया। अब करवाना हमको क्या हाइड्रोलाइसिस, आओ करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराया इसका अपन ने वाई शेप में, वाई शेप में हाइड्रोलाइसिस करवाया। और अब हम जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं वो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं अपन क्या बिना जिंक के, विदाउट जिंक। अब अभी हाइड्रोलाइसिस जो करा रहे हैं वो विदाउट जिंक करा रहे हैं, क्योंकि विदाउट जिंक करवाएंगे तभी हमें जिंक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। तो विदाउट जिंक करा रहे हैं। अब देखो विदाउट जिंक करा रहे हैं क्या होगा, ये तो हो ही गया, यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड ये मिलके RCHO, ऐसे इधर का बॉन्ड और इधर का बॉन्ड मिलके ये भी बना देंगे क्या RCHO। तो दो तो बन जाएंगे क्या एल्डिहाइड, है ना। तो ये लिखा अपन ने RC, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये तो मिल गए दो, क्या दो तो मिल गए एल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन थी ओजोनाइड की, जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ मिलकर बना लेती है क्या H2O2, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये यहाँ पे एल्डिहाइड हमको मिल चुके हैं, साथ में मिल गया हमको क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल कंपाउंड नहीं है और वो डिसोशिएट होता है अपने आप ही, स्पॉन्टेनियस इसका डिकम्पोजिशन होता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में इसका डिकम्पोजिशन होगा। और नेसेंट ऑक्सीजन जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जो कि हाईली रिएक्टिव है, वो क्या करेगी, ये ऑक्सीजन इन एल्डिहाइड्स का, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, उनका करेगी फर्दर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन यहाँ आएगी, ये ऑक्सीजन जब यहाँ आएगी तो एल्डिहाइड्स का होगा फर्दर ऑक्सीडेशन, क्या होगा फर्दर ऑक्सीडेशन, ये देखो ये होगा इनका फर्दर ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड कीटोन्स के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो ये बन चुका है क्या RC, है ना, यहाँ H था वो O यहाँ पे आ गई तो ये बन गया OH और डबल बॉन्ड ये आ गया समझ में। तो यानी क्या बन गया, इसको अगर थोड़ा सा कंडेंस करें तो RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए। क्या मिल गए हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अगर जिंक यूज नहीं कर रहे हैं, अगर विदाउट ZN हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन करती है बनने वाले एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और हमको मिलेगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये तो हमने कराया विदाउट जिंक। अब हम समझते हैं कि इसमें जिंक अगर लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे जिंक यूज किया है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ अभी अगर विदाउट जिंक हमने काम किया तो हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। विदाउट जिंक फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना है, हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की। हमें प्रिपरेशन करनी है एल्डिहाइड कीटोन की, यानी कि हमको इस रिएक्शन को यहाँ स्टॉप करना होगा, इस रिएक्शन को हमको यहाँ पे रोकना होगा। आ रही बात समझ में। अगर बिना जिंक के हम रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन फर्दर जा रही है, आगे जा रही है और फाइनली हमको क्या मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड कीटोन की, इसलिए हमको ये रिएक्शन को इस स्टेप पर रोकना होगा, हमको यहाँ इसको स्टॉप करना होगा। अब यहाँ कैसे स्टॉप करें, तो ये आगे कैसे बढ़ रही थी, ये आगे बढ़ रही थी इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। इस नेसेंट ऑक्सीजन ने किया इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, आ गया। हमको अगर इसको यहीं स्टॉप करना है, इस रिएक्शन को हमको अगर यहीं स्टॉप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसको देखो अब बीच में इसके लिए लेके आ रहे हैं जिंक, आ गया। ये जिंक क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, बन जाएगा क्या ZNO बना लेगा, ZNO बना लेगा। अब ये ऑक्सीजन जो थी वो ZNO बन चुकी है, अब ये आगे नहीं जाएगी।
एल्डिहाइड को या एल्डिहाइड कीटोन को आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगी, तो आगे ये भी नहीं होगा और फिर आगे हमको कार्बोक्सी एसिड नहीं मिलेंगे, यानी कि रिएक्शन फिर एल्डिहाइड कीटोन वाली स्टेप पर रुक जाएगी। आ गया। अगर हमको रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन स्टेप पर रोकना है तो हम जिंक यूज करेंगे। तो अब आपसे पूछे है कि जिंक का यहाँ पे क्या रोल है, तो आप बोलोगे जिंक ने क्या किया है, जिंक ने प्रिवेंट किया है किसको, फर्दर ऑक्सीडेशन को, एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन को जिंक ने क्या किया है, रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है। तो रोल ऑफ जिंक यही है कि क्या करता है, वो एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है और खुद हो जाता है क्या, जिंक का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसलिए जिंक यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, जिंक यहाँ पे एक्ट करेगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, आगे समझ में, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है। ये जिंक का रोल हो जाता है। आगे इतनी बात समझ में। अब समझो आगे ये बात क्या, कि अब इस बेसिस पे कि हम जिंक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओजोनलाइसिस हो जाता है 2 टाइप्स का। ओजोनलाइसिस कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप्स का, एक तो विदाउट जिंक वाला, एक विद जिंक वाला। ठीक है, तो रोल समझ में आ रहा है आपको जिंक का। अगर आपसे पूछा है कि रोल ऑफ जिंक इन ओजोनलाइसिस, तो बस आपको केवल इतना सा बोलना है कि क्या, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है। आगे बात समझ में। अब हमको देखना है कि जो 2 टाइप के ओजोनलाइसिस की हम बात कर रहे थे, एक बार विदाउट जिंक और एक बार विद जिंक, तो देखते हैं क्या है विदाउट जिंक और विद जिंक वाला ओजोनलाइसिस, देखें, है ना। तो अब यहां से इस बेसिस पे कि हम Zn को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओजोनलाइसिस हो जाएगा 2 टाइप्स का। कैसे कैसे देखो, है ना। तो देखो क्या, 2 टाइप्स ऑफ ओजोनलाइसिस, 2 टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के 2 टाइप हमको समझने, कौन कौन से 2 टाइप है देखना। फर्स्ट ए ले रहे हैं विदाउट जिंक। कौन सा लिया जा रहा है, विदाउट जिंक। अब देखो, जो विदाउट जिंक वाला ओजोनलाइसिस है उसको बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया है कि बिना जिंक के फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अभी देखा था ना यहां से, बिना जिंक के फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए फिर इसको बोला गया है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस अगर होगा, विदाउट जिंक अगर होता है, तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं हमको, तब फिर हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या, हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तब फिर प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तब तो प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो समझ में आया। एक ओजोनलाइसिस कौन सा हो गया, बिना जिंक वाला, विदाउट जिंक, इसका क्या बोलेंगे, उसको नाम क्या रखा गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस क्यों रखा गया, समझ में आ गया, कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि बिना जिंक के क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। और इस केस में फिर प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड जो ओजोनलाइसिस है, बी विदाउट विद जिंक, विद Zn। विद Zn जो है उसको बोलते हैं कौन सा, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसको बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, उसने ऑक्सीडेशन को रोका है और क्या करवाया है, एक तरह से जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन करवाया है ना। तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, तो ये सेकंड ओजोनलाइसिस जो विद जिंक है वो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कहलाता है। और अब इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ओजोनलाइसिस जो है वो 2 टाइप्स का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम जिंक यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने जिंक को यूज नहीं किया है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है। इस केस में प्रोडक्ट हमको मिलेंगे कार्बोक्सी एसिड। तो जब हमको कार्बोक्सी एसिड प्रिपेयर करने होंगे, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, विदाउट, मतलब कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, और सेकंड है विद जिंक। विद जिंक जो है वो क्या है, रिडक्टिव, कि जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और इसके प्रोडक्ट आते हैं एल्डिहाइड कीटोन। तो जब हमको एल्डिहाइड कीटोन चाहिए होते हैं तो फिर हम रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से ओजोनलाइसिस 2 टाइप्स का हो जाता है।
आ गई बातें समझ में। अब इसके बाद आएगी क्या, ओजोनोलाइसिस की इंपॉर्टेंस, तो अपन देखते हैं, पहले इतना समझ में आ गया।